सो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ठीक है। बेसिकली सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसे पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो इसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, है ना। एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, इसके राउंड राउंड, इसकी रेडियस है r, मान लो स्पीड है, तो ऐसे सर्कल में घूम रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, है ना। इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस क्या है r। मान लो एक पार्टिकल सर न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हाँ न्यू चैप्टर सर्कुलर मोशन इस पाथ पे चल रहा है, इस पाथ पे चल रहा है पार्टिकल, क्या इसके मोशन को भी हम सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं? क्या इसके मोशन को सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? अरे ऑनलाइन वाले आप प्लीज रिप्लाई किया करो, और तुम भी ऐसे मुंह मत खिलाओ, बोलो, ठीक है। हाँ, क्या इसको सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं क्या? इसको बोल सकते हैं, देखो कैसे, जैसे यहाँ पर, जैसे इस पार्ट में ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो क्या इसको सर्कुलर तभी बोलेंगे क्या जब ये पूरा राउंड लगाएगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक आया, इतना राउंड लगाया, तो इसको सर्कुलर मोशन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। ये हल्का सा यहाँ से चल के यहाँ भी आ गया, तो भी सर्कुलर मोशन बोलेंगे। समझ में आया क्या? ये सर्कुलर मोशन यहाँ से यहाँ आया, इसकी रेडियस है r। अभी चलिए ये यहाँ से यहाँ तक है, ये भी तो एक किसी सर्कल का पार्ट है, लेकिन ये r के नहीं, तो पार्टिकल जब यहाँ से a से 1 से 2 आया होगा, तो इस सर्कल में चला होगा जिसकी रेडियस है मान लो ये r। समझ में आया क्या? तो ये सर्कुलर मोशन ही तो कर रहा है ये, आए समझ में ऑनलाइन में? हाँ अरे अब अप्लाई करो, फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये भी कोई सर्कल है ये वाला, तो इस सर्कल में चल रहा है 2 से 3, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वो इस सर्कल पे चल रहा है। समझ में आया? फिर यहाँ से यहाँ तक वो इस सर्कल पे चल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक ही सर्कल, यहाँ से यहाँ तक एक ही सर्कल, ऐसे हर जहाँ से भी जाने आप देखोगे पूरा एक ही सर्कल। समझ में आया क्या? तो यहाँ से चलते हुए वैसे ऐसे जाएगा, तो सर्कुलर मोशन ही तो कर रहा है। हाँ आए समझ में? अब देखो जितना ज्यादा कर्वेचर बेंड होता है उतना छोटा सर्कल बनता है, जैसे बहुत ज्यादा बेंड हो रही है तो इसका सर्कल उतना ही छोटा बनता है। समझ में? इसकी रेडियस उतनी कम है, और जितना स्ट्रेट कर्वेचर बनता है उसका सर्कल उतना बड़ा बनता है। समझ में आया क्या? हाँ इसकी रेडियस देखो बढ़ती जाती है। अगर मैं इसको और स्ट्रेट करूं, ये अभी ऐसा है, मैं इसको और स्ट्रेट कर दूं तो और रेडियस बढ़ जाएगी। समझ में आया? एकदम सीधा कर दूं तो क्या, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो क्या ये भी सर्कुलर मोशन, ये भी सर्कुलर मोशन, इसकी रेडियस है इंफिनिटी। मैंने क्या बोला, इसको आप सीधा करते जाओ रेडियस बढ़ती जाएगी, है ना। एकदम सीधा कर दोगे रेडियस सेंटर का हो जाएगा इंफिनिटी में। समझ में आएगा? सो दिस इज आल्सो सर्कुलर मोशन। रेडियस कितनी है? इंफिनिटी। समझ में आया? हाँ मतलब सर्कुलर मोशन में जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे वो आप स्ट्रेट लाइन मोशन में भी लगा सकते हैं, बस रेडियस इंफिनिटी डालना पड़ेगा।
इस कितना पुट करना पड़ेगा इंफिनिटी। तो ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, ये सब सर्कुलर ही तो मोशन है। समझ में आया? तो इसमें हम जो फॉर्मूले डिराइव करेंगे उसमें रेडियस की टर्म्स में आने वाला है, क्योंकि रेडियस सर्कुलर मोशन की क्या होती है, रेडियस। समझ में आया? तो अगर आप रेडियस इक्वल टू इंफिनिटी पुट करके स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सही आंसर है। समझ में आया? लिखो सर। क्लियर हो गया? सो कोई डाउट तो नहीं है इस बात में किसी को? कुछ बोल रहे हो? द्वीप कुछ बोल रहे हो? अब देखो जो सर्कुलर मोशन होता है वो दो टाइप का होता है। बेसिकली सर्कुलर मोशन को हम दो टाइप में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब ये तो पता है कि जब भी सर्कुलर मोशन हम पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है पूरा सर्कल बनाओ, अब इतना सा भी बना सकते हैं, ये भी सर्कुलर मोशन। समझ में आया क्या? यस सर। तो क्या डिफरेंस है दोनों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो सर्कुलर मोशन होता है माइनस रेडियस से बाहर जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट होता है। समझ में आया? या फिर इसमें मैं वैल्यू जैसे एक पार्टिकल चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड, तो कंटीन्यूअसली इसमें 5 मीटर पर सेकंड से चलते रहेगा, तो क्या कांस्टेंट है, स्पीड या वेलोसिटी? स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? डायरेक्शन चेंज। यस, तो स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और वेलोसिटी जब भी वेरी करती है तो एक एक्सीलरेशन आता है। क्या आता है? एक एक्सीलरेशन आता है। समझ में आया? तो क्या सर्कुलर मोशन एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है हमेशा? सर्कुलर मोशन विल बी ऑलवेज एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी। डायरेक्ट सर्कुलर मोशन मतलब आपको पाथ चेंज करना है, मतलब डायरेक्शन चेंज करनी है कंटीन्यूअसली कर्वेचर के हिसाब से। समझ में आया क्या? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रही है। वेलोसिटी की चाहे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी तीन तरीके से चेंज होती है, याद है ना? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या दोनों। तो इस केस में ओनली डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है, तो हो तो रही है ना, तो इसमें एक एक्सीलरेशन है। समझ में आया क्या? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड, मान लो 10 हो गया, मान लो 15 हो गया, मान लो 5, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो इसमें स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है और वेलोसिटी भी, वेलोसिटी ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी वेरी कम।
circular motion is always accelerated. Always accelerated motion. समझ में आया? अब देखो एक चीज मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं फिर बाद में दोबारा करें। देखो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, एक मैग्नीट्यूड और एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की। समझ में आया? इसमें सिर्फ डायरेक्शन की वजह से चेंज, समझ में आया? और इसमें दोनों की वजह से चेंज होगी। इसमें तो हम डायरेक्शन की वजह से जो एक्सीलरेशन निकालते हैं उसको बोलते हैं, इसकी वजह से जो एक्सीलरेशन आएगा उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये बाद में पढ़ेंगे इसके बाद। यहां पे जो लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा थोड़ा थोड़ा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही टाइप का एक्सीलरेशन होता है जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। समझ में आया? जो आता है डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से। किसकी वजह से? इसमें दो एक्सीलरेशन होते हैं। सेंट्रीपिटल क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हुई, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हुई है। इसमें अभी ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस लिखना है। बाद में मैं पढ़ाऊंगा तब आपको फिर एक बार बोल दूंगा आपको ये लिखा था। समझ में आया क्या? यस सर। हां तो अभी आपको थोड़ा एकदम से नहीं समझ में, इसको बाद में समझो। सेकंड, इसमें और क्या चेंज हो रहा है? स्पीड भी चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और स्पीड भी चेंज हो रही है, और ये नहीं हो रही है? हां सर। तो स्पीड को चेंज करने वाला भी एक एक्सीलरेशन अलग से आएगा इसमें। समझ में आया क्या? जो उसमें नहीं आएगा उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। फोर्स के टर्म्स में अगर आप देखो तो इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। समझ में आया? तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या लगता है? सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। तो इसमें सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो इसकी डायरेक्शन घुमाएगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एफसी लिखा है, क्या लिखा है? एफसी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। समझ में आया? सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन मास, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसमें दो टाइप के फोर्स लगेंगे, एक तो घुमाने वाला जो सेंटर की तरफ लगता है, और एक स्पीड चेंज करने वाला। स्पीड चेंज करना है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी लगना पड़ेगा। समझ में आया क्या? इसमें एक तो सेंटर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स और एक टेंजेंशियली लगेगा टेंजेंशियल फोर्स। तो इसकी वजह से आएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसमें मास का डिवाइड कर दो, और इसकी वजह से आएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, उसमें मास का डिवाइड कर दो। समझ में आया क्या? ये वाला फोर्स क्या कर रहा है? स्पीड को चेंज कर रहा है। ऐसे में सेंटर वाला स्पीड को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि स्पीड की डायरेक्शन मतलब मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है ना। जो फोर्स परपेंडिकुलर लगता है वो सिर्फ घुमा सकता है। स्पीड चेंज करना है तो या तो मोशन की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट लगना पड़ेगा। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। तो इसमें दो टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं, इसमें एक ही होता है सेंट्रीपिटल, इसमें होता है सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकालेंगे, रिजल्टेंट किधर आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? समझ में आया क्या? यस। दोनों का रिजल्टेंट एक और एक, ये है सेंटर की तरफ, ये है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा। आया समझ में? लिख लिया? Yes, sir.
नेक्स्ट टॉपिक लिखो एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर वेरिएबल्स जैसे हमने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, है ना, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। ये होते हैं लीनियर वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स होते हैं? लीनियर वेरिएबल्स। इसमें सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होती है, एंगल बनता है, क्या बनता है? तो इसके वेरिएबल्स को बोलते हैं एंगुलर वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया? ये वाला एक्सेलरेशन अलग होता है, एंगुलर एक और होता है, वो भी देखेंगे। समझ में आया? ये तो लीनियर एक्सेलरेशन है ये सब। ये सब कौन से वाले एक्सेलरेशन है? हां, एंगल के टर्म्स में जो आता है वो आएगा एंगुलर को देखिए। सो दिस इज, अब हम आगे पढ़ेंगे एंगुलर वेरिएबल्स। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसे वहां पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, या पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? सो फर्स्ट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल ही होता है। एंगल सबको पता है ना, रेडियन में मेजर करते हैं, है ना। तो एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया? एंगल ट्रेवर्स्ड बाय द पोजीशन वेक्टर, तुम पूरा लिखो, पोजीशन वेक्टर of any particle with respect to any reference point। ये जनरली, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, बट जनरली सेंटर ऑफ सर्कल होता है। समझ में आया क्या? जनरली क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल होता है, बट वैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ भी क्या हो सकता है, जैसे मान लो एक पार्टिकल यहां से यहां चल रहा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर इधर चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना पार्टिकल ए से बी। अब इसका पोजीशन वेक्टर किसी भी रेफरेंस पॉइंट पर के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बनाएगा, वो होगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये मत सोचना कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसको हम दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। समझ में आएगा? स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ सकते हैं और सर्कुलर में भी पढ़ सकते हैं। कैसे? उसके लिए डिपेंड करेगा कि किसके रिस्पेक्ट में आप एंगल निकाल रहे हो। अगर एंगल 0 है तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगर एंगल क्या है 0 तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और अगर एंगल 0 नहीं है तो ये सर्कुलर में चल रहा है। ध्यान से समझो। जैसे मान लो एक ऑब्जर्वर है, ये पॉइंट है, यहां पर ऑब्जर्वर, इसके रिस्पेक्ट में इसने कितना एंगल बनाया है ऐसे भी, तो हम कैसे निकालेंगे? यहां से ये लाइन निकालेंगे, यहां से ये लाइन निकालेंगे, ये भी पॉइंट, तो ये एंगल, तो बताओ ये एंगल 0 नहीं, तो इस P पॉइंट के लिए कैसे चल रहा है? सर्कुलर मोशन में चल रहा है ना P पॉइंट का जो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट। मान लो ऑब्जर्वर न्यूरॉन Q पर, तो इसके लिए तो सीधे सीधे ला रहे हैं, A पॉइंट से भी मिला और B पॉइंट से भी मिला, एंगल कितना बनेगा दोनों लाइन में? 0 डिग्री। तो इसके लिए थीटा 0 डिग्री, तो इसके लिए तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बट इसके लिए नहीं चल रहा है। समझ में आया क्या? तो कैसे पता करते हैं कि सर्कुलर मोशन में उसके लिए स्ट्रेट लाइन है? जब भी आपको किसी का मोशन देखने के लिए अगर अपनी रूटीन तुम्हारी पड़ती है, इसको पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, तो मतलब सर्कुलर मोशन। समझ में आया क्या? हां, और आपसे पूछा कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो ये एंगल निकालो, या फिर कितना एंगल से आपने अपना सर को घुमाया। एक ही बात है, जब यहां से इसको देखेगा तो अपनी आईज को इसके ऊपर रखेगा। समझ में आया क्या? तो कंटीन्यूअसली इसको देखना है तो आईज को घुमाना पड़ेगा, या तो आईज को घुमाएंगे या फिर पूरा सर घुमाएंगे। तो जितने एंगल से आपने घुमाया वही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ में आया?
सो कन्वेंशनली हम क्या सोचते आ रहे थे कि सर्कुलर मोशन सिर्फ सर्कल में घूमता है तो ही होता है। ऐसा में ऐसा नहीं है, कोई पॉइंट पे वो तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है। मान लो एक सर्कल में घूम रहा है ये पार्टिकल, और ऑब्जर्वर भी इसी में बैठा है, ऑब्जर्वर भी इसी में बैठा है, तो फिर तो एस पर ही आ जाएगा ना, वो ऑब्जेक्ट भी वही ऑब्जर्वर भी वही, तो दोनों एक ही फ्रेम में है। तो फिर तो ना तो स्ट्रेट लाइन मोशन ना सर्कुलर मोशन। समझ में आया क्या? कुछ भी नहीं है समझ में। बस आप सर्कल में घूम रहे हो, आप ही ऑब्जेक्ट और आप ही ऑब्जर्वर हो, या फिर आपके पास कोई ऑब्जर्वर दोनों, तो एक दूसरे के एक्सपेरिमेंट में एक्सपर ही रहोगे। समझ में आया? बट दुनिया आपके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रही है। आया समझ में? हम घूमते हैं तो हमें क्या लगता है ऐसा घूम रहे हैं, आया क्या समझ में? बट हम तो खुद के रिस्पेक्ट में एक्सपर रहते हैं ना, तो ये तो मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता है कभी भी, पहले भी पढ़ाया था हमने। किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है मोशन? ऑब्जर्वर के। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन मोशन जो आप अभी तक पढ़ते हैं वो सर्कुलर भी हो सकता है, जैसे इस केस में। समझ में आया क्या? अब जैसे मान लो एक और ऑब्जर्वर ले लो यहाँ, इसके रिस्पेक्ट में इसने इतना एंगल, मान लो ये थीटा p है तो ये थीटा r। देखिए बताओ थीटा p बड़ा है या थीटा r बड़ा? थीटा r मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर कहां पर उस पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जर्वर यहां है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है, और यहां है तो ज्यादा है। समझ में आया क्या? यहां से यहां तक इसको देखना है तो ज्यादा अपना सर घुमाना पड़ेगा, एकदम यूं घुमाना पड़ेगा। समझ में आया? दूर से जितना दूर से देखोगे उतना कम सर घुमाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम। बट अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछूं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो ये वो तो p के रिस्पेक्ट में भी उतना ही है, r के रिस्पेक्ट में भी उतना ही है, q के रिस्पेक्ट में भी उतना ही है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, तो वो फ्रेम पे डिपेंड करती है। समझ में आया? हां मतलब ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। नहीं, तीनों ऑब्जर्वर सेम फ्रेम में, तीनों के लिए एक ही आया। समझ में आया क्या? बट इधर p और q के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग-अलग। समझ में आया? So angular displacement depends upon observer की frame of reference। इसमें मुझे तुम्हें एक चीज बस ये समझानी कि अब तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कभी भी पार्टिकल स्टेट में चल रहा है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो। समझ में आया? सर्कुलर में तो तुम निकाल लोगे, जैसे सर्कल में क्या होता है जनरली रेफरेंस पॉइंट जरूरी नहीं सर्कल में भी यही बना, सेंटर ही बना। समझ में आया क्या? हम ये भी मान सकते, ये भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हो ऐसा नहीं है। हां तो अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल तो सेंटर पे बनता है, यानी बनेगा। समझ में आया क्या? हां कहीं भी बन सकता है एंगल। एंगल मतलब आपने कितना सर घुमाया है वो होता है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो जैसे पार्टिकल यहां से यहां चला, सेंटर के रिस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये मतलब सेंटर पे कोई बैठा है जिसको घूमते हुए देखा है तो उसने इतना इतना सर घुमाया होगा, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियस है ना। और सर अगर ये रेडियस है और ये एल है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो पढ़ चुके हैं यस सर। तो ये तो आपको पहले से आता है ना। अगर ये ऑब्जर्वर होता तो इसके रिस्पेक्ट में यहां से ये लाइन जॉइन करते हैं, यहां से ये लाइन जॉइन करते हैं, तो ये वाला एंगल आता। समझ में आएगा? बट उसमें ये फॉर्मूला ऐसे में ये रेडियस है ना, उस केस में फिर रेडियस ये वाली हो जाती है। हम सर्कल ही पढ़ा फिर ये हो जाएगा ये रेडियस। समझ में आया? तो एक r बढ़ जाता है तो थीटा कम हो जाता, थीटा कम ही है। समझ में आया क्या? समझ में आया सर? ये नया कांसेप्ट समझ में आया? स्ट्रेट लाइन वाला वो वाला यस सर।
बी और आर के रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा है, क्योंकि यूनिट डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर देखो ना तो ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा, यहाँ से यहाँ तक, समझ में आएगा? बट दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा दूर दिखा, चलो दिख रहा है सबको यार? अगर मैं इतना सा डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा, तो एंगल भी बहुत छोटा बनेगा, समझ में आएगा? एंगल भी बहुत छोटा बनेगा ना, और ये डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा, मान लेते हैं ds ऐसा नहीं। अब पार्टिकल इतना सा चला, तो इसको क्या मैं नियरली d थीटा को क्या लिख सकता हूं? ds by r लिख सकता हूं ना, लेंथ ऑफ r by r, है ना? या फिर ds को क्या लिख सकता हूं? d थीटा into r, समझ में आएगा? यस। अब इस ds को क्या मैं स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं? एकदम वो छोटा सा है ना, मतलब ये पॉइंट इसके बाद हल्का सा आगे गया, तो चाहे सर्कल में गया हो बट एकदम स्ट्रेट लाइन में गया होगा, थोड़ा सा बिल्कुल आगे गया, अगर मैं यहां से यहां होता तो फिर इसकी स्ट्रेट लाइन ये वाली आती, समझ में आएगा? यस। जो कि सर्कुलर मोशन से अलग आ रहा है, बट यहां से यहां स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो ये आएगी इसके ऊपर आएगी नियर, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है सर्कल पर, क्या उसको मैं स्ट्रेट लाइन में मान सकता हूं? बिल्कुल छोटा सा हुआ है ना, समझ में आया? तो उसकी डायरेक्शन में बोल सकता हूं ये डायरेक्शन है ds, ऐसे समझ में आया? तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं r जो क्या होता है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है यहां से पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होता है, तो वेक्टर ही है r, समझ में आया क्या? जैसे यहां से यहां पार्टिकल चल रहा है, तो r वेक्टर की इनिशियल डायरेक्शन ये थी, फिर बाद में ये होगी, समझ में आया क्या? तो पोजीशन वेक्टर जो से ऑब्जर्वर की जो लाइन कनेक्ट करते हैं हम, वो पोजीशन वेक्टर होता है, इस ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर लाइन कनेक्ट करते हैं, समझ में आया क्या? तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले में, क्योंकि r भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर होगा, ठीक है? उसकी डायरेक्शन निकालिए किधर होगी इसकी, ठीक है? तो क्या लिख सकता हूं? तीनों वेक्टर है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट, हां, तो क्या लिखूंगा? ds वेक्टर इज इक्वल टू d थीटा क्रॉस r क्या पोजीशन वेक्टर, समझ में आया? यस सर। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। अब डायरेक्शन इसी में करते हैं, फिर दूसरे प्लेन में भी लिखा देखो ds d थीटा क्रॉस r, है ना? इन दोनों की डायरेक्शन आनी चाहिए ds, समझ में आया? अब हमें जो a क्रॉस b, जैसे ये a इधर है और b ऊपर है, तो a की डायरेक्शन पता है मान लो,
और a क्रॉस b की डायरेक्शन इधर है तो b ऊपर होगा, ऐसे करेंगे। समझ में, a क्रॉस b इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू इधर आएगा a क्रॉस b वेक्टर, समझ में आया? तो a क्रॉस b इधर है और a इधर है तो b की तरफ होगा, ऐसे होगा, ऐसे निकालेंगे समझ। तो ये a क्रॉस b की आपको पता है, इस क्रॉस दिस ये पता है ना, तो इसकी पता है, समझ में आया? तो ये तो इधर है ये, और ये ऊपर है, समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, x r उधर है, समझ में आया? r वेक्टर उधर है, ठीक है, और d थीटा क्रॉस r करेंगे ना, तो पहले इसकी तरफ फिंगर करेंगे फिर घुमाएंगे, समझ में आया? पहले d थीटा सर एक बार वापस बताओ ना। हां बता रहा हूं, देखो अगर 3 वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर, होगा नहीं होगा? तो मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा, तो d थीटा या तो बाहर होगा या अंदर होगा, समझ में आया क्या? तो एक बार बाहर मान के कर लीजिए, d थीटा को मैं बाहर ले लूंगा ऐसे, और फिर r की तरफ ऐसे घुमा दो, समझ में आया? तो ds ऐसा आएगा और ऐसे ही आएगा ds ऊपर की तरफ, मतलब d थीटा की डायरेक्शन किधर है, बाहर, या फिर ऐसे ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है, कौन सा हो रहा है ऐसे, समझ में आया? अब ds की डायरेक्शन तो इधर होगी, मान लो ऐसे घूम रहा है, तो ds की डायरेक्शन ये होगी टेंजेंशियल, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, टेंजेंशियल, यहाँ पर r वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, मतलब ये होगी r वेक्टर की डायरेक्शन, समझ में आया? यस, और d थीटा की मैं ऊपर ले रहा हूँ, तो हमें रूल लगा के ये सही आना चाहिए, समझ में आया? तो d थीटा ऊपर है, d थीटा किधर है, ऊपर क्रॉस r ऐसे करूंगा तो ds ऐसे अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, समझ में आया क्या? यस सर। तो d थीटा की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द एक्सिस, वो मैंने इधर दिखाई है, बट एक्चुअल में इसकी सेंटर से जो पास हो रही है एक्सिस उसके अलोंग होती है, समझ में आया? तो d थीटा की डायरेक्शन इधर होगी, r और ds के परपेंडिकुलर, ये r और ds इसके परपेंडिकुलर अलोंग द एक्सिस होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। वो वेक्टर होता है जिनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है। अब बार-बार ऐसे नहीं करेंगे, इसको निकालने का एक और तरीका है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, d थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायरेक्शन निकालने का एक और तरीका है, एक तो इससे निकाल लो या फिर अपना राइट हैंड लो, और ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज सेंस में अपने फिंगर को घुमाओ राइट हैंड ऐसे, समझ में आया? कम देखो किधर आ रहा है, बाहर, इस केस में बाहर आ रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में बाहर, समझ में आया क्या? यस। और इस केस में भी एंटी क्लॉकवाइज ही ऐसे, तो बट ये हॉरिजॉन्टल ऐसे घूम रहा है ना, तो फिंगर को ऐसे घुमाओ, समझ में आया क्या? यस। देखो थंब किधर आ रहा है, और अगर ऐसे घूमता तो ऐसे घुमाते तो किधर आ रहा है, समझ में आया क्या? यस। इसमें ऐसे घूमता तो ऐसे घुमाते तो थंब आता है अलोंग द एक्सिस ही आएगा हमेशा, क्योंकि फिंगर को आप इसके रिंग जो सर्कुलर आर के उसके अलोंग घुमाओगे तो थंब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या तो इधर आएगा या उधर आएगा, समझ में आया क्या? यस। सो इट इज ए एक्सियल वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सियल वेक्टर। हां, अब जैसे कुछ और बातें मैं आपसे पूछता हूं, जैसे पूरे 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा सर? 0 होता है कि 360 होता है? हां 60,0 मतलब 0 के अंदर, अरे एक पूरा एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनाता है 360, तो 0 कहां से आ गया?
वो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। समझ में आया क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पूरे एक सर्कल का? ये एंगल पूरा क्या होगा? 360 डिग्री। दो सर्कल का रेडियस बोले तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई। समझ में आया क्या? देखो मान लो 1 डिग्री घूमा तो 1 डिग्री इधर क्लॉकवाइज इधर आएगा, फिर 1 डिग्री और घुमा तो 2 डिग्री हो जाएगा, फिर 1 डिग्री और घुमा तो 3 डिग्री, तो 8 होगा ना। तो जब तक ऐसे घूम रहा है, जब तक ऐसे घूम रहा है 8 होता जाएगा। मान लो 1 डिग्री घूम के फिर 1 डिग्री फिर उल्टा घुमा, ऐसे जाके फिर उल्टा घुमा तो 0 हो जाएगा। इसमें कम कब होता है? उल्टा घूमने में कम होता है। समझ में आया क्या? ऐसे नहीं कि पूरा घूम के वहीं आ गया तो 0 पहुंच, अरे तब तक तो बढ़ ही रहा था। जब तक क्लॉकवाइज घूम रहा है तब तक तो बढ़ता जाएगा इस तरह, फिर उल्टा घूमने लग गया तो उसका उधर आएगा, तो इसमें से उधर वाला माइनस होगा फिर। समझ में आया क्या? जैसे 5 रिवॉल्यूशन ऐसे घुमा और फिर 2 रिवॉल्यूशन ऐसे घुमा तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 5 की वजह से, 5 की वजह से तो इधर आएगा, कितना आएगा? 2 पाई into 5 10 पाई आएगा। फिर 2 की वजह से उधर आएगा, उधर की तरफ 4 पाई आएगा, तो 10 पाई इधर में से 4 पाई उधर वाला माइनस करना पड़ेगा कि ऐड करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि डायरेक्शन इधर में से उधर है ना। जब तक इधर घूम रहा था ऐड हो रहा था 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 5 डिवीजन। समझ में आया? अब उधर घूम रहा है तो उधर की तरफ ऐड होगा, उधर 1 घूमा तो 2 पाई, उधर 2 घूमा तो 4 पाई, तो इधर 10 पाई वेक्टर है ना, इस तरफ मान लो जेके तो 10 जेके उधर 10 पाई जेके, और उस तरफ क्या होगा? माइनस जेके, तो माइनस 4 पाई जेके, तो नेट कितना है? 6 पाई जेके। समझ में आया क्या? तो पूरा घूमने पे 0 नहीं होता है, वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। समझ में आया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगल एक्सियल वेक्टर है, ये लीनियर वेक्टर नहीं है। समझ में आया क्या? ये ऐसे घूमते जाओगे तो इधर बढ़ते जाएगा। समझ में आया? तो एक ही राउंड में घूमते जा रहे हो तो बढ़ता जाएगा, फिर उल्टा घूमोगे तो फिर कम हो जाएगा। समझ में आया? जैसे 2 राउंड ऐसे घूमे फिर 2 राउंड उल्टा घूमे तब 0 आएगा। है समझ में? CW क्लॉकवाइज ये है, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5 into 2 pi minus 2 into 2 pi, कितना होगा? 6 pi है। ये मैग्नीट्यूड है। समझ में आया?
यस नेक्स्ट देखो एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर तो आपने जो डिस्प्लेसमेंट निकाला है एंगुलर उसका रेट ऑफ चेंज निकाल लो वो क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर जो एंगल रिवर्स कर रहा है उसकी रेट समझ में आया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा इसका सिंबल होता है ओमेगा ये w है और ये ओमेगा समझ में आया ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसकी यूनिट क्या होगी रेडियन पर सेकंड समझ में आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेडियन तो इसकी क्या होगी रेडियन पर सेकंड अभी अभी दो टाइप का होता है जैसे वेलोसिटी थी ना एवरेज वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है ना तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये क्या होगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन समझ में आया टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी टोटल टाइम ऐसे में या थीटा बाय टी लिखो ऐसा में इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा बोलते हैं जैसे इसको v बोलते हैं ना इसको क्या बोलेंगे ओमेगा ये क्या होगा समझ में आया यस सेम रेक्टेंगुलर मोशन में कर चुके हैं इसको एक पार्टिकल है जिसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है ये टाइप ना क्या गिवन है वहां पे x वगैरह गिवन होता था x = k² + 5 ऐसे यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है टाइप हम समझते हैं फाइंड फर्स्ट एवरेज angular velocity in t = 2 second second instantaneous या फिर angular velocity at t = 2 second angular velocity at t = 2 second अगर फर्स्ट का क्या आंसर है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 सबसे पहले क्या करेंगे t = 0 पर निकालेंगे तो थीटा कितना आएगा 2 रेडियन t = 2 पर निकालेंगे तो थीटा कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 * 2 8 + 2 10 रेडियन समझ में आया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 - 10 ये मान लो थीटा इनिशियल है ये थीटा फाइनल है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8 रेडियन समझ में आया तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी 2 सेकंड 8/2
इंस्टेंटेनियस बताइए। ओमेगा वो होता है थीटा बाय dt, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 40, समझ में आया। तो t इक्वल टू 2 पर ओमेगा कितना होगा 8 रेडियन पर सेकंड। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सटेंशन का भी बड़ा होगा, समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो हमने अगर थीटा पता हो तो ओमेगा कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस का एवरेज वो सीखा, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। अगर ओमेगा पता है तो थीटा कैसे निकालेंगे? जैसे वहां डिस्प्लेसमेंट पता होता था, सॉरी वेलोसिटी पता होता था, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, वैसे ही यहां पर एक और क्वेश्चन करते हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप रेक्टिलिनियर मोशन में जितने भी टाइप कर चुके हो वो सारे यहां भी कर सकते हैं, बट करने की जरूरत है क्या? वो तो आपको पहले से आना चाहिए, समझ में आया क्या? एक एक एग्जांपल कर रहा हूं, बट वैसे सारे क्वेश्चन यहां पे भी आ सकते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, समझ में आया? हां, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि ये तो आते हैं, समझ में आया क्या? if omega is equal to 5t, find angular displacement in 2 seconds. निकालो जल्दी से। हो गया? ओमेगा क्या होता है? d थीटा बाय dt, अरे आना चाहिए वो। हां, तो dt को पहले जाओगे तो d थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओमेगा dt, है ना? और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे तो इधर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा dt फ्रॉम t1 टू t2। अब ये फार्मूला दो तो लिखवाने की जरूरत थी क्या? हां, तो शुरू हो जाना चाहिए वहीं से, समझ में आया क्या? कहीं से 2 से 5 तक का, 3 से 10 तक, कहीं से कहीं तक का हमने पूछा है 2 से, मतलब 0 से 2 तक का पूछा है। वहां पे फार्मूला आया था ना s इंटीग्रेशन b dt फ्रॉम t1 टू t2, ऐसा ही तो है। अरे इंटीग्रेशन मेथड समझ में आया? तो थीटा इज इक्वल टू क्या है? ओमेगा कितना है? 5t dt फ्रॉम 0 टू 2, बोलो सॉल्व कर लोगे? 5t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू 2, 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो कितना आया? 10। समझ में आया? अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछते 2 सेकंड में तो वो तो क्या आता? 10/2। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 से 2 सेकंड में? 10 रेडियन। टाइम कितना? 2 सेकंड, तो 10/2। एवरेज पूछा है आपसे 2 सेकंड्स में। अरे तो एवरेज का फॉर्मूला ये होता है ना, अपॉन t2 - t1 एवरेज का। यस सर। कोई भी फंक्शन का एवरेज निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन fx dx अपॉन x2 - x1। अरे या तो वैसे निकालना है, आपने निकाल लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल
समझ में आया? यस। कुछ भी पूछा जाए आपको सब माइंड में फिट होना चाहिए पहले से, जो पुराना पढ़ चुके हैं, ये सब पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो रहा है आपका, समझ में आया क्या? यस। इसमें हर चीज लिंक होती है पहले से। सर्कुलर मोशन है, इसके पूरे कांसेप्ट सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन से बहुत काम है, रोटेशनल मोशन में ज्यादा काम है, ठीक है? रिवॉल्यूशन वाला मोशन, रोटेशन, बॉडी पूरी घूमती है, समझ में आया क्या? वो काम है इसके कांसेप्ट, सारे एक्सीलरेशन जितने भी हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल वो सब काम आएंगे बार-बार, ठीक है? ध्यान से समझना है चैप्टर बेसिक ही पूरा, जो समझो फिर से आप एक जो मैकेनिक्स में फिर से आप बेसिक चीजें सीख रहे हो, ये सब बेसिक ही तो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सब रोटेशनल मोशन का बेसिक है पूरा, समझ में आया? यस। तो फिजिक्स में बेसिक से ही पॉसिबल होता है, वरना नहीं होता। देखो एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे रोड, ठीक है? इस रोड पे एक इधर से कार आ रही है, ये कोई बाइक स्कूटी है, समझ में आया क्या? यहाँ से आप इसको देखते हैं, यहाँ से आपकी नजर इस पे पड़ी और आप नजर हटा नहीं पाए, आप देख, समझ में आया क्या? है ना? यहाँ तक आपने देखा, इतना ये ए, इतना एंगल बनाया इसने, मार्कर एंगल बनाया इसने, थीटा, इतना एंगल बनाया, थीटा है। यहाँ से यहाँ, एक और है दूसरा, वो यहाँ से देख रहा है, यहाँ तक इसने एंगल उससे ज्यादा बनाया हुआ है, कम बनाया और थीटा बी। तो एक और ऑब्जर्वर है जो थोड़ा और दूर से देख रहा है, सी, इसने भी इसको देखा, इसका और कम है ना? स्केल में नहीं बन रहा है, थोड़ा सा मतलब कम है, समझ में आएगा? दिखने से इक्वल लग रहा होगा, कम होगा ना जितनी दूर से देखोगे। हाँ, बिल्कुल यहाँ से देखते तो कितना बड़ा एंगल बनता है, पूरा सर्कल घुमाना पड़ता है ऐसे पूरा, समझ में आया क्या? यस। इसको तो बहुत इतना से घुमाना पड़ता है, समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा क्या है, थीटा है, फिर थीटा बी, मतलब सबसे ज्यादा सर्कल किसने घुमाया? ए ने, फिर बी ने थोड़ा कम घुमाया और सी ने थोड़ा सा घुमाया, इसको देखेंगे यहाँ से, है ना? तो मान लो बी की स्पीड से आगे कांस्टेंट स्पीड, तो यहाँ से आने में जो टाइम लगा मान लो t, तो तीनों ने उतने टाइम तक ही देखा होगा, यस सर। टाइम तो वही लगेगा ना तीनों का, यहाँ से आकर इसको जाने मान लो 5 सेकंड लगे, तो इसने 5 सेकंड तक देखा, इसने 5 सेकंड तक देखा, इसने भी 5 सेकंड तक, समझ में आया? तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो टाइम के तीनों में सेम ही रहेगा, समझ में आया? तो थीटा अपॉन टाइम क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी एवरेज पर, समझ में आया? तो ये एवरेज लिखा हुआ है, ए की एंगुलर वेलोसिटी एवरेज ज्यादा है, बी की कम आएगी और सी की कम आएगी, कहने का मतलब क्या है? जितनी पास से आप देखोगे उतना एंगुलर वेलोसिटी आपकी ज्यादा होगी, इसकी, इसको देखने की, या फिर यूं समझो सर घुमाना, जैसे ए वाला देखेगा उसको ज्यादा एंगल घुमाना है अपने टाइम में, तो ऐसे घुमाएगा, समझ में आया क्या? यस सर। एकदम से निकली ना हां, गाड़ी, एकदम से मान लो 1 सेकंड में 1 सेकंड तक देखा, तो 1 सेकंड में कितना एंगल घुमाएगा, समझ में आया क्या? ये वाला थोड़ा सा 1 सेकंड में, अब इसको कम एंगल घुमाना, एंगुलर वेलोसिटी कम हुई ना, समझ में आया क्या? मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ
सर घुमाना, रेट ऑफ एंगल ऑफ सर घुमाना, समझ में आया क्या? ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत दूर से देखेगा तो इसको तो 1 सेकंड में बस इतना से ही घुमाया, तो इतना सा घुमाया तो वो धीरे धीरे घुमाया 1 सेकंड, समझ में आया क्या? हाँ, इसलिए तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा इससे सिखाएगा कि मान लो आप ट्रेन में से देख रहे हो तो जो बिल्कुल पास वाला पोल होता है, ट्रेन के पास में से पोल निकलते हैं ना एकदम भी निकलती है, ऐसे देखना पड़ता है, समझ में आया क्या? और बहुत दूर जो हिल है उसको एकदम धीरे 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 से कभी कभी तो घुमाना भी पड़ता है, दिखती रहती है बहुत दूर से, समझ में आया क्या? मतलब आप हल्का हल्का घुमाते हो, आपको भी पता, समझ में आया क्या? तो आपको रुका हुआ से दिखता है क्योंकि आपकी एंगुलर वेलोसिटी नियरली 0 है, इसलिए रुका हुआ से दिखता है, समझ में आया क्या? बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट आपको रुके हुए दिखते हैं, बहुत पास वाला बहुत तेज स्पीड से जाते हुए दिखते हैं, समझ में आया क्या? बिकॉज़ ऑफ योर एंगुलर वेलोसिटी। दूर वाले को देखते तो आप बहुत कम एंगल चाहिए होता है दूर वाले को, मान लो इस ऑब्जेक्ट को 10 किलोमीटर दूर से देखोगे तो ये एंगल, ये लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी, सो नियरली एंगल 0 के आसपास आ जाएगा। अब आप 10 सेकंड तक देखोगे तो वो 0 एंगल आपने 10 सेकंड में बनाया 0.0 समझ में आया? तो एंगुलर वेलोसिटी नियरली 0 आएगी, समझ में आया क्या? इससे दूर के ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो सर कम घुमाते हैं ना बिल्कुल, तो वो हमें रुका हुआ दिखता है, समझ में आया? और पास वाले को एकदम तेज घुमाते हैं, मतलब वो हमें हमारी स्पीड में बहुत तेज स्पीड से घूम रहा है, तो मैं घूमता हुआ कि बहुत तेज स्पीड से जाते हुए दिखा है, समझ में आया? यस सर। अब एक और चीज क्या यहाँ पर आप ये एवरेज वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, इसको देखने के लिए शुरू में मतलब रिपीट कर सकते हैं, क्या रिपीट मान लो ए वाला जो देख रहा है इसको ऐसे घुमा रहा है ना सर, मुझे कांस्टेंट रेट से सब घुमा रहा है इसको देखने के लिए, हां सर ऐसे कांस्टेंट रेट नहीं कांस्टेंट से घुमा देखो यहां से यहां तक, मान लो यहां से इसने इतना एंगल बनाया है ना, फिर यहां अब इसमें थोड़ा समझने पाऊंगा कैसे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें सारे एंगल इक्वल से दिखते हैं, ठीक है। ऐसे देखो एक बहुत दूर से गाड़ी आई तो उसको शुरू में ऐसे देखते हैं तो हम धीरे धीरे सब घुमाते हैं, फिर जैसे हमारे सामने से निकलती है फिर एकदम से ये घुमाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे घुमाना, समझ में आया क्या? हाँ ये गाड़ी आई आप वो यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से आना है तो आपको धीरे धीरे घुमाओगे, फिर एकदम से यहाँ से निकलती है तो बहुत तेज से हमें सर घुमाना पड़ता है, इसको कंटिन्यूअसली देखते घुमाना पड़ता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है भाई, समझ में आया क्या? हमारे साथ की घुमाने की इंस्टेंटेनियस रेट जो है जो धीरे धीरे घुमा रहे थे बाद में एकदम से तेज घुमा रहे हैं वो चेंज हो रही है कंटिन्यूअस, समझ में आया क्या? यस सर। तो वो कैसे निकालते हैं वो अभी बताता हूं आपको कि किसी भी इंस्टेंट पर आपके सर के घुमाने की रेट क्या होगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। समझ में आ रहा है भाई सबको? यस सर। फॉर्मूला भी यही है, तो जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जो होता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
परपेंडिकुलर तो पूरा परपेंडिकुलर निकल तो लाइन joining upon length of line। ये फॉर्मूला कैसा है ये बाद में देख लेंगे, अभी हम पहले इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बाद में आपको समझ में आ जाएगा कैसे आता है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन। जैसे एक लाइन जोड़नी क्या होती है, ए इसको देखना है तो ये इसकी लाइन जोड़नी है, समझ में आया? ये इसकी मान लो लेते हैं एल, ये सब नीचे वाला डालो। हाँ सर, यहाँ से देते, ठीक है, तो ये लाइन जोड़नी मान लो इसकी लेंथ है एल, ठीक है, यहाँ से आते की डिस्टेंस डायरेक्ट स्ट्रेट डिस्टेंस, समझ में आया? तो ऊपर क्या लिखा है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन, समझ में आया? मान लो भी एंगल थीटा है, तो इस लाइन में के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना है, ये साइन थीटा, समझ में आया? हां, एक कंपोनेंट इधर है, ठीक है, मुझे बताओ इसको सर घुमाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पांसिबल है, ये वाला या ये वाला? साइन, क्योंकि ये तो इसी तरफ है ना, इसकी तरफ ही तो आ रहा है इस कंपोनेंट से। अगर मान लो एक ये बार इधर ये तो सर घुमाना पड़ता है, इधर ये तो इसको देखने के लिए सर घुमाना पड़ता है, समझ में आया? और इधर जाती तो इन दो कंपोनेंट में से कौन सा रिस्पांसिबल है सर घुमाने, इसलिए मैंने बोला परपेंडिकुलर। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लेंथ ऑफ लाइन जोइनिंग, जनरली ये रेडियस होता है सर्कल के केस में, लेंथ ऑफ लाइन जोइनिंग क्या होता है, रेडियस होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा v by r ओमेगा इज इक्वल टू, शायद पढ़ा होगा, अभी पढ़ेंगे, समझ में आया? हां बोलो सर, वो साइन थीटा दिख नहीं रहा ढंग से। दिख नहीं रहा तो फिर आप कैसे बोल रहे हो? सर आपने बोला वो डायग्राम में नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है ना? हाँ देखो इधर b के मैंने कंपोनेंट लिया b cos थीटा, ये b sin थीटा, तो a इसको देखने के लिए सर घुमाएगा, तो बिकॉज़ ऑफ व्हिच कंपोनेंट ये सर घुमाएगा, ये वाले की वजह से घुमाएगा ना, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये घुमा रहा है ये कंपोनेंट, समझ में आया? बट ये इधर ना जाकर ये इधर जा रहा है, क्योंकि इसके पास ये वाला कंपोनेंट भी ना, तो उनका रिजल्टेंट इधर आएगा, समझ में? यस सर। तो क्या क्या आंसर आएगा इसका, एंगुलर वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट अपॉन ये लेंथ b cos थीटा, सॉरी b sin थीटा अपॉन n, समझ में आया क्या? यस सर। अब देखो जैसे से मैं आपको बोल रहा था ना कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं क्योंकि क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, समझ में आया क्या? जैसे मान लो थोड़ी देर बाद ये यहां, ठीक है, तो ये एंगल बढ़ गया होगा b के साथ, बढ़ गया होगा ना, यहाँ पर तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, 90 हो गया ना यहाँ पे, तो समझ में आया क्या? तो एंगल बढ़ता है तो न्यूमरेटर बढ़े, थीटा बढ़ता है तो sin थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, और एंगल बढ़ भी रहा है तो ये लेंथ भी कम हो रही है, समझ में आया? तो डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है, तो ओवरऑल ओमेगा बढ़ रहा है ना, मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ, समझ में आया? फिर इसके बाद फिर कम होगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी सर की घुमाने की शुरू में धीरे धीरे घुमाएगा, फिर एकदम से तेज घुमाऊंगा, फिर धीरे धीरे देखने के लिए, समझ में आया क्या? तो ये फॉर्मूला याद रखना, इसका भी यूज करना, डाउट हो तो पूछो, समझ में आया सबको? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, हम लिखते जाओ, मैं तो रिवीजन करा रहा हूं, वो डिस्टेंस रेडियस है, हां वो डिस्टेंस है, इसको आप रेडियस क्या होती है, कर्वेचर का सेंटर, उसके कर्वेचर से सेंटर की डिस्टेंस, समझ
समझ में आया? वो रेडियस को हम डिफाइन, इसको हम लेंथ और लाइन वैल्यू, समझ में आया क्या? ये अभी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, तो इसकी रेडियस तो एक्चुअल में इतनी की समझ में आया? तो इसको ऐसे याद रखो, बी परपेंडिकुलर अपॉन एल, एल क्या है? लेंथ ऑफ लाइन है, और बी परपेंडिकुलर क्या है? उस लेंथ के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, समझ में आया? फिर इसको अभी मैं और अपडेट करूंगा बाद में, एक इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अपडेट करूंगा। अभी इस केस में क्या है? ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है ना, अभी ऑब्जर्वर में चलेगा तो फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा, समझ में आया क्या? यस। हाँ पार्टिकुलर उस टाइम को चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर यहाँ से एक ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है, तो इसको एंगुलर वेलोसिटी पता नहीं, एक तो जब ये ए पर है और एक जब ये बी पर आता है, यहाँ पर ये एंगल है 37, हमसे ये पूछा फाइंड एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट एट ए सेकंड एट बी, हमेशा किसके एब्सोल्यूट तो होता नहीं, वेलोसिटी या कुछ भी और किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं ना, तो किसके रिस्पेक्ट में बताने? ओके बताओ। क्या बता दो, जवाब बता दो। कितना है यहाँ पर? क्या है अलग चीज? क्या फॉर्मूला था एंगुलर वेलोसिटी का? बी परपेंडिकुलर अपॉन एल, तो फर्स्ट हम निकालेंगे ए पर, सबसे पहले एल पता कीजिए,
कितना है 4 है ना, और इसके पर ये परपेंडिकुलर है तो इसके कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, ओमेगा एट क्या आएगा, b परपेंडिकुलर कितना है 20/4 5 रेडियन पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड में नहीं बोल रहा है, रेडियन पर सेकंड, समझ में आया। 3 कैसा है 12 बोलना है यहाँ पे 20 है, तो कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं ना, परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, समझ में आया क्या। इस जगह का पूरा यही तो घुमा रहा है इसको सर, इसके सर को ये कंपोनेंट ही तो घुमा रहा है, इधर इधर या इधर तो कोई कंपोनेंट आ ही नहीं है, समझ में आया। यहाँ पर लेंथ देखिए और वेलोसिटी इस तरफ 20, तो यहाँ कंपोनेंट लेना पड़ेगा, समझ में आया क्या। तो कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट ये वाला चाहिए, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो ये 37 है, तो ये 37 तो वो आएगा 20 cos 37, ये आएगा 20 sin 37 मतलब ये आएगा 12, ये आएगा 16, तो कौन सा कंपोनेंट घुमा रहा है इसके सर को 16, तो इधर मान लो कार इधर जा रही है तो यहाँ से देख रहा है तो सर घुमाना पड़ेगा क्या, इधर जा रही है ये घुमा रहा है ना, परपेंडिकुलर तो ये है ना, ये लेंथ ऑफ लाइन रेडियन है, इसके परपेंडिकुलर क्या है, अब ये किस लाइन में देख रहा है, समझ में आया क्या, इसलिए लेंथ ऑफ लाइन रेडियन जरूरी है। अब इसको इसका ये कंपोनेंट भी दिख रहा है, ये वाला कंपोनेंट तो उसकी लाइन की तरफ ही दिख रहा है, तो उसको देखने के लिए उसको सर घुमाने की जरूरत नहीं है, ये वाला घूम पाएगा, समझ में आया। यस सर। तो क्या ऊपर क्या आएगा फॉर्मूले सेकंड में, इसकी जगह क्या आएगा v परपेंडिकुलर की जगह, अरे 12 आएगा ना, हां इसके बोल रहे हो v पर कंपोनेंट निकाले ना हमने, तो क्या आएगा 12, अब नीचे ये लेंथ निकाल, समझ में आया क्या। तो ये ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो कौन सा फॉर्मूला है, ये हाइपोटेनस से बेस cos 37 cos 37 = 4/l, समझ में आया। cos 37 कितना होता है 4/5, l की वैल्यू क्या है 5, तो 12/5 आंसर है, समझ में आया क्या। यस सर। ये वाला कंपोनेंट जिस रेट से सर घुमाता है वही तो एंगुलर वेलोसिटी है, तो 12/5, समझ में आया। यस रीजन करके हम नेक्स्ट क्लास को रिप्लेस हमने, हां सर ऑनलाइन में हो गया सबका। सर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाय सर, थैंक यू सर। Bye.